हाय एवरीवन। आज हम एक पोयम डिस्कस करने वाले हैं, ओजिमेंडियस बाय पीबी शैली। ओजिमेंडियस एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि इजिप्ट फेरो था, किंग था। और ये एक ऐसा राजा था जिसे अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, अपनी पावर पे बहुत घमंड था। ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ हिज पावर, एंड वो इसकी बदौलत खुद को ऐसा समझता था कि वो हमेशा इस धरती पे रहने वाला है, उसका नाम हमेशा इस धरती पे रहने वाला है। और इस पोयम में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पीबी शैली कैसे एक ट्रैवलर से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीबी शैली अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहे, एक ट्रैवलर है। Here you can read the poem. I met a traveler from an antique land who said. So यहाँ पे पोएट जो है एक ट्रैवलर से मिल रहे हैं, और ट्रैवलर उन्हें क्या बताता है कि वो एक एंटीक लैंड में था। एंटीक लैंड मीन्स एक खाली जमीन, जमीन और मैदान जैसा जगह, जहां पे उसे क्या दिखता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। यानी कि उसे दिखता है, जैसे कि आप पीछे पिक्चर पे भी देख रहे होगे, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस लेग्स मतलब जो वेस्ट के अबव का बॉडी पार्ट होता है वो अवेलेबल नहीं था, बस दो पैर थे। और कहां पे खड़ा है ये, स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट एरिया में ये खड़ा हुआ है। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ सैटर्ड विसेज लाइज। और उसके पास ही, नियर देम मतलब उसके पास, सैंड के ऊपर एक हाफ शंक यानी कि आधा डूबा हुआ या आधा गिरा हुआ एक सैटर्ड विसेज। विसेज होता है फेस, यानी कि एक सैटर्ड टूटा हुआ फेस वहां पे पड़ा हुआ है। लाइज whose frown और wrinkled lip। अब उसके फेस के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि उसका चेहरा कैसा था। फ्राउन मतलब होते हैं आपके चेहरे की झुर्रियां, जो फ्राउन थे, wrinkled lip थे, और एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। wrinkled lip मीन्स अगर हम जैसे स्ट्रेट फेस रखते हैं तो हमारे चेहरे स्ट्रेट रहते हैं, और रिंकल्ड लिप्स का मतलब यानी कि वो हल्का सा स्माइल कर रहा है जिसकी वजह से उसके लिप्स के पास रिंकल बन रहे हैं। ठीक है। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नियर होता है एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें हम किसी को टीज कर रहे होते हैं, या इट्स नॉट इवन टीज, किसी को घमंड के एक्सप्रेशन से देख रहे होते हैं, तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो होता है स्नियर। सो एक ऐसा ट्रैवलर ने उस डेजर्ट लैंड पे क्या देखा, दो पैर देखे बड़े बड़े, ठीक है, ट्रंकलेस थे, उनका अपर बॉडी नहीं था, और एक चेहरा था जो कि वहां पे गिरा हुआ था, और वो चेहरे के एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रेड which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear। और वहां पे ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद जो पेडेस्टियल होता है, यानी कि एक स्क्वायर जो फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर किसी भी स्टैचू को खड़ा किया जाता है, तो उस पेडेस्टियल पे मोस्ट ऑफ द टाइम किसका स्टैचू है, क्या उनकी खासियत है, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो इस पेडेस्टियल पे इस किंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़िएगा, माई नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, लुक एट द प्राइड। इसको ह्यूब्रिस भी कहते हैं कि ये एक इंसान के अंदर का प्राइड ह्यूब्रिस होता है, जो उसको अपने ऊपर घमंड होता है। ठीक है। तो वो अपने आप को क्या बता रहा है कि माय नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, यानी कि वो राजाओं का भी राजा है, बहुत बड़ा है। लुक ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। और वो इसी घमंड से कह रहा है कि आप मेरे काम को देखो, मेरे वर्क्स को देखो, मैंने कितना कुछ अचीव किया है वो देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर बहुत ही महान है, बहुत ही बहादुरी वाला है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स ऑफ स्ट्रेच फार अवे। यानी कि वो कह रहा है कि मेरा नाम कभी नहीं मिटने वाला, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होने वाला। सो ये इस किंग की कहानी है, इस किंग के घमंड की, प्राइड की कहानी है। सो ये पीबी शैली ने लिखी थी। और हम अगर इसका, ये तो हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसके
डीपर लेवल पे बिटवीन द लाइंस वाले एक्सप्लेनेशन देखे तो कहीं ना कहीं इस पोयम को लिखने का सेंस ऐसा भी बनता है कि एक तरह से आयरनिकली ये पोयम लिखा गया है कि जहां पे किंग खुद को कह रहा है दैट आई एम वेरी प्राइड, आई विल रिमेन फॉर एवर, लेकिन वही हम उसके स्टैच्यू की कंडीशन अगर देखें तो इसमें कुछ रिमेन्स नहीं बचा हुआ है, ट्रंकलेस लेग्स हैं और आधे टूटे फूटे से चेहरे हैं, सब सैंड में मिल गया, डेजर्ट में मिल गया, मिट्टी में मिल गया बेसिकली। सो यहाँ पे एक आयरॉनिकली इंसान की कंडीशन को भी दर्शाया गया है कि इंसान कितना भी अपने आप में घमंड कर ले, कितना भी कुछ हो जाए, वो आखिरकार मिट्टी में ही मिलना है। सो इसका 2 वर्जन है, अगर आप चाहें तो पहले इस पोयम की समरी जब लिखेंगे तो इसका बेसिक समरी लिख देंगे कि ये एक ओजिमेंडियस नाम के राजा की कहानी है जो कि बहुत ही प्राइड राजा था, उसे अपने आप पे बहुत घमंड था। फिर इसका बिटवीन द लाइन एक्सप्रेशन करने के लिए आप सेकेंड को भी लिख सकते हैं। नाउ see the plot summary. The narrator meets a traveler from an ancient land who tells a story about 2 massive broken stone legs standing in the desert. जो भी मैंने आपको बताया कि एक narrator जो कि narrator यानी कि poet जो है वो traveler से मिलता है, traveler उसे अपने जर्नी की एक स्टोरी बताता है कि कैसे उसने broken legs देखे, एक चेहरा देखा, ठीक है, और उस पे लिखा हुआ था My name is Ozymandias, Kings of King, look on my works. सो अब की थीम्स पे अगर हम इस पोयम की आए तो ट्रांजिएंस ऑफ पावर, ट्रांजिएंस ऑफ पावर मीन्स अगेन पावर जो है किसी भी इंसान की, कोई कितना भी पावरफुल हो, ये सब जो है मोमेंटरी है, टेम्पररी है, खत्म हो जाना है। इस पोयम में यही हाईलाइट किया गया है कि नो मैटर हाउ पावरफुल और टायरनिकल इज अ रूलर, कोई राजा हो, कितना भी महान राजा हो, चाहे हमारे जैसे भारत में बहुत से महान महान राजा हुए हैं, चाहे किंग अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, गुप्ता पीरियड्स के जितने भी किंग्स थे सब बहुत महान किंग्स थे, लेकिन कोई कभी नहीं रहता, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, सबका टाइम पीरियड लिमिटेड है इस दुनिया में, सब आते हैं और चले जाते हैं। सो कोई कितना भी अचीव कर ले, प्राइड करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, मिट्टी से बनकर हम आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ह्यूब्रिस एंड एरोगेंस, सो ह्यूब्रिस इज द प्राइड, ये एक तरह से हेमर्शिया होता है, जैसे कि हम जानते हैं हेमर्शिया इज अ ट्रैजिक फ्लॉ, जो कि किसी भी कैरेक्टर के अंदर होता है, वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। सो ह्यूब्रिस भी उसी तरह का एक ट्रैजिक फ्लॉ है जो कि इंसान का प्राइड होता है, बेसिकली उसके प्राइड को, उसके पावर को लेकर जो उसके अंदर का प्राइड है वो ह्यूब्रिस होता है। हेमर्शिया में कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैकबेथ का हेमर्शिया था कि मैकबेथ क्या था, बहुत ही एम्बिशियस था, वही हैमलेट का हेमर्शिया था कि हैमलेट बहुत ही इनडिसिसिव था। लेकिन ह्यूब्रिस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पावर को लेके जो इंसान के अंदर प्राइड होती है वो होती है। एंड एरोगेंस, ओजिमेंडियस की बात हो रही है, ओजिमेंडियस रिप्रेजेंट्स एक्सेसिव ह्यूमन प्राइड, तो वो बहुत ही ज्यादा अपने आप पे उसको घमंड था। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडियन मैथोलॉजी के किंग रावण से तो हम कह सकते हैं कि किंग रावण को भी अपने ऊपर इतना ही घमंड था। कहीं ना कहीं हम एक कंपेयर करके समझने के लिए कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे इंडिया के किंग रावण, उनको अपने आप पे बहुत घमंड था, उनको लगता था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता क्योंकि उन्हें वरदान था कि उनको केवल नर और वानर से खतरा है, और वो अपने आप को इतना महान समझते थे कि उन्हें अपने नर और वानर से उन्हें अपने ऊपर कोई खतरा दिखता नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें एक नर और वानर के द्वारा ही मारा गया। सो इसी तरह से कि कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना भी अपने आप के ऊपर घमंड करे, मिट्टी में तो मिलना ही है। सो उसका जो अपने आप के ऊपर बोस्टफुल चैलेंज है, अपने आप को वो माइटी किंग कह रहा है, ये सब कुछ नहीं रहने वाला, सब डिके हो जाना है, सब खत्म हो जाना है। पावर ऑफ आर्ट, दो द किंग एंड हिज एम्पायर आर फॉरगॉटन, द स्कल्पचर एबिलिटी टू कैप्चर द किंग्स पर्सनैलिटी हैज सर्वाइव्ड द सेंचुरी, शोइंग दैट आर्ट कैन एंड्योर लॉन्गर देन फिजिकल पावर। सो यहाँ पे एक हम पावर ऑफ आर्ट को भी समझ सकते हैं कि जैसे कि किंग की जो पर्सनालिटी थी वो तो लिमिटेड थी, टाइम पीरियड, इंसान का लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन अगर हम थ्रू आर्ट उसको प्रेजेंट करें किसी भी इंसान को, जैसे ये स्कल्पचर था, ये स्कल्पचर बहुत लंबे समय तक रहा, उसके बाद पीबी शैली ने इसके ऊपर पोएम लिख दी जिसे हम आज तक पढ़ रहे हैं। सो ये एक इंसान को जिंदा रखने के लिए, इंसान के जो पर्सनालिटी को, इंसान के व्यक्तित्व को जिंदा रखने के लिए आर्ट एक मीडियम है जो कि काफी लंबे समय तक भी इंसान को जिंदा रख सकता है। ठीक है, अब हम बात करें
Percy Bysshe Shelley's 1817 sonnet Ozymandias explores the themes of temporal power and permanence of art. So पावरफुल कितना भी हो इंसान, उसका पावर तो खत्म हो जाना है, लेकिन अगर हम आर्ट को मीडियम बनाते हैं तो आर्ट के थ्रू इंसान बहुत ही लंबे समय तक उसे याद रखा जा सकता है. कंपेयर टू द डिके ऑफ ह्यूमन एम्पायर्स है, ह्यूमन जो फिजिकल है, मेटेरियलिज्म है, वो तो खत्म होना ही है. द पोएम डिस्क्राइब्स अ ruined broken statue of a tyrant in the desert, which ironically contrasts his boastful greatness with the vast empty landscape that now surrounds his ruined work. So इस पोयम में हमने यही पढ़ा कि कैसे एक राजा, बहुत ही सिंपल सी पोयम है, बहुत लेंदी नहीं है. इस पोयम को लिखने का पर्पस अगर हम जानना चाहें कि पीबी शैली ने ये पोयम क्यों लिखा, सो 1817 इनका जो टाइम पीरियड था, ये जो किंग थे रामेसे II, इनका टाइम पीरियड था 1303 टू 1213 BC. सो बिफोर क्राइस्ट के ये किंग थे. तो बिफोर क्राइस्ट के जो किंग थे, इजिप्शियन किंग थे, इसके बारे में 19th सेंचुरी में लिखने का क्या पर्पस था. सो इनका जो ये रिमेन स्टैचू है, इसे उस टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम में लाकर रखा जाना था. ये 1818 में शायद ब्रिटिश म्यूजियम में लाना था, लेकिन 1818 तक आ नहीं पाया था. ये डिले होकर 1821 को आई गेस ब्रिटिश म्यूजियम में इसके स्टैचू को रखा गया था. तो पीबी शैली ने खुद कभी ये स्टैचू को नहीं देखा, उन्होंने ये स्टोरीज जो है सुनी थी, तो उसके बारे में ये लिखा था. और उनके एक फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड ने भी सेम ओzymandias पे भी एक स्टोरी लिखी है. दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि अच्छा एक पोयम लिखा जाए. तो उन्होंने एक अलग पोयम लिखी, ओzymandias, सेम टॉपिक. आई गेस उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, हैरोल्ड स्मिथ और समथिंग. सो उन्होंने भी ओzymandias का एक पोयम लिखा, पीबी शैली ने भी पोयम लिखा. सो ये है poem on Ozymandias. So I hope you get it. What is the meaning of Ozymandias? Ozymandias the Ramesses II का ही other name है.